मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और यह है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है साउंड। जैसे ही हम लोग सुबह से लेकर के रात तक हम लोग पता नहीं कितने सारे टाइप के साउंड सुनते हैं, करेक्ट। सुबह उठने से लेकर के हम लोग कितने सारे साउंड सुनते हैं। जैसे ही हम लोगों की नींद खुलती है, काफ़ी लोगों की नींद खुलती है अलार्म क्लॉक से, काफ़ी लोगों की नींद खुलती है मम्मी पापा की डांट से। कितना सोते हो तुम लोग, करेक्ट। तो सुबह से लेकर के रात तक हम लोग कितने सारे टाइप के कितने सारे साउंड सुनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि साउंड क्या है, तो क्या आप बता सकते हो? काफ़ी लोग अगर मैं उनसे पूछने जाऊँ तो वो लोग बोलेंगे कि जो चीज़ हम लोगों को सुनाई देती है दैट इज़ कॉल्ड साउंड। तो भाई ये ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है कि साउंड क्या है, या फिर कोई आपसे पूछता है कि इसका एक्चुअल में साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? तो स्टूडेंट्स, बेसिकली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, साउंड क्या है? एनर्जी का ही एक फॉर्म है जिसके के कारण हम लोग सुन सकते हैं। ओके, इससे पिछले वाला जो चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किया था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी कि एनर्जी क्या है, उसका यूनिट क्या है, क्या क्या होता है एनर्जी से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिए। ओके, सो साउंड क्या है? साउंड हम लोगों ने बताया फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हम लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टडी कर रखा है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो क्या बोलता है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो साउंड भी क्या है? इट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये भी क्या होगा? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ का। जब मैं अपने हाथ को क्लैप करती हूँ तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो कोई ना कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ से जो एनर्जी जा रही है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ओके, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये बात ठीक है कि साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो साउंड का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है? किसी भी जगह पे जो हम लोग इतने सारे टाइप के साउंड सुनते हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग किसी सरफेस को ऐसे मार रहे हैं, अब मैं यहाँ पर इस बोर्ड को मार रही हूँ तो क्या हो रहा है? एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये जो एक रबर बैंड है, ये आप लोग खुद से भी करके देख सकते हो। ओके, इसको मैं ऐसे खींच रही हूँ तो कोई ना कोई एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आई डोंट नो मेरा माइक इस साउंड को कैच कर पा रहा है या नहीं, बट आप लोग समझ सकते हो कि जब हम लोग इस रबर बैंड को ऐसे प्लग करते हैं तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम किसी सरफेस को रब करते हैं बहुत ज़्यादा तेज से, स्क्रैच करते हैं, किसी चीज़ को ऐसे टैप टैप करते हैं, तो क्या हो रहा है? एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इन सारी प्रोसेसेस में जिनका मैंने नाम लिया उनमें एक चीज़ कॉमन है, क्या? वाइब्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, साउंड कभी भी कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस के कारण। कभी भी जहाँ भी किसी भी मीडियम में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रही है तो वहाँ क्या होगा? साउंड का प्रोडक्शन होगा। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ओके, इतने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ के। अगर हम लोग बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, तो काफ़ी सारे हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं जो स्ट्रिंग बेस्ड होते हैं, करेक्ट। स्ट्रिंग बेस्ड समझ रहे हो? जैसे वो वायलिन होता है, सितार होता है, गिटार होता है। तो ये सारी क्या है? उनमें पतली पतली वायर्स जैसी लगी होती है, करेक्ट। तो अगर मैं उन वायर्स को अपने फिंगर से
उनके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करूं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी का हम लोगों को साउंड सुनाई देगा। या फिर जो हम लोगों को पता है मेम्ब्रेन बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक तबला या फिर मृदंग हो गया, ढोलक हो गया, तो वो क्या होते हैं, उनकी जब मेम्ब्रेन को मारा जाता है या उनकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जाता है, तो उनमें भी क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। कभी भी साउंड का प्रोडक्शन, इस बात को एकदम दिमाग में स्टार मार्किंग करके रख लेना कि कभी भी साउंड का प्रोडक्शन बिना वाइब्रेशंस के नहीं होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का साउंड हो, ठीक है। अब जब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तब भी क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट। या जब आप लोग बात करते हो आपस में तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम लोग ऐसे उछल उछल के बात करते हैं क्या, वाइब्रेट करके बात करते हैं क्या, नहीं। लेकिन फिर भी साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे, जब आप बात करते हो तो कभी इस चीज़ को करके देखो, जब आप अपने गले पर हाथ रखते हो तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है और उस वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को। कोई साउंड क्या है, साउंड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हम लोग किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं। और साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो साउंड का प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स वाइब्रेशन के कारण। किसी भी मीडियम में अगर हम लोग वाइब्रेशंस देखने को मिल रही हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके कारण क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा। जो मक्खी या मच्छर होते हैं वो अपने वो उड़ते टाइम पे अपने पंखों को क्या करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, उसके कारण जब वो हमारे अराउंड होता है तो हम लोगों को एक छोटा सा इरिटेटिंग सा अलग ही साउंड हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो वो क्यों सुनने को मिलता है हम लोगों को, क्योंकि वो अपने पंखों को कुछ ना कुछ एक वाइब्रेशन कर रहे हैं जिसके के कारण वो साउंड प्रोड्यूस होता है। बिना वाइब्रेशन के कभी भी साउंड आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये तो हो गई स्टूडेंट्स साउंड के प्रोडक्शन की बात। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स साउंड के प्रोपोगेशन की बात, कि जब मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो सामने वाले को मेरी आवाज़ जो है वो कैसे जा रही है उस तक, करेक्ट। तो साउंड ट्रैवल करता है स्टूडेंट्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड बेसिकली क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो एनर्जी कभी भी कैसे ट्रैवल करती है, एनर्जी हमेशा ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, तो अगर हम लोग वेव्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लें, दिमाग में बिठा लें, तो हम लोगों को साउंड को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वेव्स के बारे में थोड़ा सी एक जानकारी लेते हैं, एक ब्रीफ जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोग साउंड को समझते हैं। ओके, तो वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जब मैं बोलती हूँ वेव्स तो उससे आप क्या समझते हो। वेव्स बेसिकली है स्टूडेंट्स जो मीडियम में हम लोग डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कह सकते हैं क्या, वेव्स। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेव्स के कुछ टाइप्स के ऊपर। तो क्या है वेव के टाइप्स, पहला टाइप देख लो बच्चों, मैकेनिकल, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। अच्छा, अब इन दोनों में एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस अगर हम लोग बोलने जाए तो वो कौन सा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, दैट इज दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। अगर मैं एक सॉलिड लेती हूँ कोई सब्सटेंस तो उसमें ये वेव्स क्या करेंगी, ट्रैवल कर सकती हैं। अगर लिक्विड लूँ तो उसमें भी ये चीज़ें ट्रैवल कर सकती हैं, अगर गैस लूँ उनमें भी ये चीज़ें ट्रैवल कर सकती हैं। अब मेन मुद्दा आता है वैक्यूम का। वैक्यूम में जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर भी ये वाली जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, दे कैन ट्रैवल, दे कैन प्रोपोगेट। अगर हम इसकी बात करते हैं, मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं, तो दे कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। बट अगर हम लोग वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में ये चीज़ें ट्रैवल, ये वेव ट्रैवल नहीं कर पाएगी। सो दिस इज मेजर डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स लाइट, ठीक है। लाइट को भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। लाइट क्या है, इसका एक
एग्जाम्पल है। अगर आप बात करते हो एक्स रेस की, अगर आप बात करते हो गामा रेस की, अगर आप बात करते हो यूवी रेस की, तो ये सारी किस में आएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएंगी। ये सारे किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं वाटर वेव्स की, अगर हम लोग एक शांत पानी के जगह पे जाते हैं और उसमें मैं एक स्टोन ऐसा थ्रो करती हूँ, तो क्या दिखता है हम लोगों को? ऐसे सर्कुलर वेव्स दिखती हैं। यहाँ पे सपोज मैंने वो स्टोन थ्रो किया तो यहाँ पर हम लोगों को सर्कुलर रिंग टाइप की वेव्स दिखती हैं, रिबल्स दिखते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर मैं स्ट्रिंग लेती हूँ और उसमें ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हूँ, so they will be example of what? They will be example of mechanical wave. They need medium for propagation. They do not necessarily need medium for propagation. अगर मैं solid liquid gas लेती हूँ उनमें भी ये चीज़ें ट्रैवल करेंगी, लेकिन अगर वैक्यूम भी लेती हूँ तो भी क्या होगा? इनमें ट्रैवल करेंगी। एक और डिफरेंस क्या हो सकता है कि इनका जो स्पीड होता है इट इज रिलेटिवली मोर, इनका जो स्पीड होता है इट इज रिलेटिवली लेस। ठीक है, तो साउंड वेव्स जो है स्टूडेंट्स, जिनको हमको बेसिकली स्टडी करना है, वो किस में आता है? वो आता है मैकेनिकल वेव्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनका स्पीड कैसा रहेगा? स्पीड इनका रहेगा ज्यादा, और इनका स्पीड कैसा रहेगा? कम रहेगा। इसलिए जब हम लोगों को लाइटनिंग देखने को मिलती है, जब थंडर आता है, एकदम जब पानी ऐसा बरसता है जोर से, तो हम लोगों को जो लाइटनिंग है वो बहुत जल्दी देखने को मिलती है, लेकिन जो वो बादल गरजने की आवाज है वो हम लोगों को काफी देर बाद सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो साउंड से काफी ज्यादा है। लाइट का स्पीड कितना है स्टूडेंट्स? तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन साउंड का अगर हम लोग स्पीड का बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वेव का, जिनको प्रोपोगेशन के लिए कुछ ना कुछ मीडियम लगता है जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वो एक्सपेरिमेंट में भी क्या बोला हुआ है कि हम लोगों को एक जार लेना है और यहाँ पर एक कॉर्क है, यहाँ पर ऐसे एक बेल टाइप का कुछ बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कुछ दे दिए हैं। जब यहाँ पर एयर प्रेजेंट है तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल बेल है इसका साउंड हम लोगों को सुनाई देगा बाहर तक, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसमें का जो एयर है वो वैक्यूम हम लोग वहाँ पे क्रिएट करते जाए तो क्या होगा, इस ये जो बेल है इसका आवाज धीरे 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 करके कम 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 होता जाएगा, और जब एकदम से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो हम लोगों को बाहर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साउंड वेव इज एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जब यहाँ पर पूरा वैक्यूम बन गया, कुछ भी एयर नहीं बची, तो हम लोगों को ये साउंड जो है ये प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को कोई भी चीज सुनाई नहीं देगी। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जब लोग मून पे जाते हैं तो अगर सपोज करो कि दो फ्रेंड्स हैं, वो लोग कहाँ गए, घूमने को मून पे गए हैं। ठीक है, पिकनिक मनाने गए हैं, वहाँ मून पे गए हैं, तो वहाँ मून के सरफेस पे क्या है, वैक्यूम है, वहाँ हम लोगों के जैसा एटमॉस्फेयर तो होगा नहीं, करेक्ट। तो अगर वो लोग साथ में भी खड़े हैं, अगर मैं कितना भी जोर से चीख के बोलूंगी, अगर या जो इंसान वहां पर गया हुआ है वो कितना भी चीख कर बोलेगा ऐसे दूसरे वाले इंसान को, तो उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर में क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अच्छा, अब
ये जो हम लोगों ने देखा कि वेव्स के कितने टाइप हैं, हम लोगों ने 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया। पहला क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा क्या है मैकेनिकल वेव। अब जो मैकेनिकल वेव भी है स्टूडेंट्स, उनको भी 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो भी हम लोग स्टडी कर ले तो हम लोगों को साउंड को समझना और आसान हो जाएगा। जो मैकेनिकल वेव है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, तुमने ऐसे टाइप का कुछ वेव का डायग्राम कभी देखा है क्या? ठीक है, तो ये जो ऐसे टाइप का वेव जा रहा है, इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक पार्टिकल अज्यूम करती हूँ, तो ये जो पार्टिकल है ये क्या करता है, अपनी ही पोजीशन पे क्या करता है, वो ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये उसका क्या है, ये उसका बेसिक पोजीशन होगा। अगर ये एक धागा है और उसमें एक स्ट्रिंग है और उसमें हम लोग वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसी, तो ये क्या होगा, ये इसकी बेसिक पोजीशन कहाँ होगी, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे होगी इस पार्टिकल की। जब वेव आ रही है तो उसका पोजीशन या तो इधर जा रहा है या तो नीचे जाएगा। ओके, तो जब ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेव ट्रैवल तो इस डायरेक्शन में कर रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है ना ये वेव, लेकिन जो पार्टिकल है वो अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है, तो वो कौन सा वेव होगा, वो होगा ट्रांसवर्स वेव। यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वेव का डायरेक्शन किधर है, इस साइड में है, करेक्ट। लेकिन जो पार्टिकल है उसका मोशन कहाँ हो रहा है, इधर ऊपर या फिर नीचे। तो ये क्या है, 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, किस चीज से, प्रोपोगेशन ऑफ वेव और मोशन ऑफ पार्टिकल। अगर इनमें कभी भी आप लोगों को 90 डिग्रीज देखने को मिलता है उनका एंगल, देन दे विल बी ट्रांसवर्स वेव। हम लोग परपेंडिकुलर को कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे, तो ये टी को थोड़ा सा बड़ा कर दो। ओके, तो ये ट्रांसवर्स वेव का हो गया टी। इससे तुम लोग याद रख सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, कि जब मोशन ऑफ दैट पार्टिकल और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, अगर उनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल हो, तो कभी भी वो वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ओके, और दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो इनमें क्या होता है कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो भी इस डायरेक्शन में है और प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी कौन से डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लूं मैं, और उसमें ऐसे कहीं पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स दिख रहा है और कहीं पर खुली स्पेस दिख रही है, फिर कहीं पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ ज्यादा दिख रहे हैं, फिर काफी दूर दूर दिख रहे हैं, तो इन ऐसी वेव को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग एक पार्टिकल यहाँ पर अज्यूम करते हैं, तो ये पार्टिकल कैसे करेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। ओके, लेकिन ये कैसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गई ना दोनों की चीजें। तो ऐसे टाइप के वेव को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जो साउंड वेव्स है हमारी, जिनको हमें बेसिकली स्टडी करना है, तो वो किस में आती है, वो भी आती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। जब मैं यहाँ पर बोलती हूँ तो मेरे बोलने के साथ क्या होता है, यहाँ पर जो सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स हैं उनको कुछ ना कुछ एक एनर्जी मिलती है, वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, इसे हम लोग जो ज़्यादा जहाँ पर पार्टिकल्स एक साथ है उन्हें हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन, और यहाँ इसको बोलेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस दिख रहा है उसे हम लोग बोलेंगे रेरिफ्रैक्शन। यहाँ पे वापस कॉम्प्रेशन, यहाँ पे वापस से हम लोग को रेरिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। एक्सक्यूज मी, जब भी मैं यहाँ पर बोलती हूँ तो क्या होता है, मेरे माउथ से सटी हुई जो एयर है उसको क्या होता है, उसे एनर्जी मिलती है और वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्रेशन आ जाएगा।
और वो कॉम्प्रेशन धीरे धीरे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा आगे। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो एयर का पार्टिकल है वो ट्रैवल नहीं करता। एक एयर का पार्टिकल सामने वाले एयर के पार्टिकल को वो एनर्जी देता है, फिर वहां पे कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है। यहाँ पे वापस से क्या आ गया, रेरिफ्रैक्शन आ गया। ओके, फिर यहाँ वाला जो एयर है वो क्या करेगा, सामने एनर्जी को पास करेगा और इस तरह से साउंड क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, साउंड आगे बढ़ता है। जो इस टाइप की वेव होती है स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो पहाड़ जैसा दिखता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रफ। ये जो ऐसी खाई होती है उसको ट्रफ बोलेंगे, जो ऐसा पहाड़ जैसा होता है ऊपर से उसे हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे। यहाँ क्या होगा, जहाँ पे पार्टिकल ज्यादा चिटके हुए होंगे एक दूसरे को, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे कॉम्प्रेशन, यानी कि हमने उसको कॉम्प्रेस कर दिया। और यहाँ पे रेरिफ्रैक्शन, यानी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा, एक वेव कहलाएगा। एक क्रेस्ट प्लस एक ट्रफ क्या बनेगा, मिलके एक वेव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉम्प्रेशन एक रेरिफ्रैक्शन मिलके क्या बनेगा, एक वेव बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो वेव के कितने टाइप्स देखे हम लोगों ने। बेसिकली वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, मैकेनिकल वेव। फिर मैकेनिकल वेव को हम लोगों ने कितने टाइप्स में डिवाइड किया, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड इनमें से क्या है, साउंड इनमें से मैकेनिकल वेव है एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ओके, तो आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। हम लोगों को वेव के, या फिर हम लोगों को कहना चाहिए साउंड वेव के कुछ ना कुछ एक पैरामीटर स्टडी करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी क्या स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर एक वेव ऐसी वाली बनाती हूं मैं, ठीक है, अगर एक ऐसी वेव बनाती हूं मैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग क्रेस्ट। कॉम्प्रेशन और रेरिफ्रैक्शन में से भी आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन उसमें से स्टडी करना आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्रेस्ट और ट्रफ का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। यहाँ क्रेस्ट, यहाँ वापस से ट्रफ, यहाँ क्रेस्ट, यहाँ पे ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेव लेंथ। वेव लेंथ यानी क्या स्टूडेंट्स, बेसिकली इट इज लेंथ ऑफ वेव, यानी एक वेव कितनी बड़ी है वो हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रेस्ट के, दो कॉन्जिक्यूटिव या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो क्या आ जाएगा, एक उसका हो जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे उल्टे वाई से। इसको क्या पढ़ोगे तुम लोग, लैम्डा। ओके, या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ से क्या हो जाएगा, ये एक वेवलेंथ हो जाएगा। या फिर थर्ड तरीका क्या है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी वेवलेंथ। ओके, क्या कितने तरीके बताए मैंने, या तो दो क्रेस्ट ले लो, लेकिन यहां पर भी एक क्रेस्ट तुम लोग ये वाला लोगे और दूसरा ये वाला ले लोगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। दोनों कैसे होने चाहिए, सक्सेसिव होने चाहिए। अब 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 1 के बाद 3 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। या फिर दो ट्रफ्स के बीच में से, या फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेंथ बोलेंगे। अब वेवलेंथ क्या है, एक लेंथ है ना, तो उसका यूनिट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, उसका यूनिट आ जाएगा मीटर में। ओके, ऐसे इतनी मीटर में मेजर करने जितनी वेवलेंथ होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या हो सकता है, नेक्स्ट पैरामीटर इज एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड माने क्या स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है या जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो एक पार्टिकल कवर करता है। अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल को इमेजिन करूं तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ऊपर की डायरेक्शन में, या तो ऐसे जाएगा या तो नीचे इतना जाएगा, करेक्ट। ये कैसा वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, तो वेव इधर जा रहा है लेकिन हमारा पार्टिकल कैसे मोशन करेगा, ऊपर या फिर नीचे, करेक्ट। तो ये मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है, यहाँ तक, और नीचे यहाँ तक। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो एक पार्टिकल ट्रैवल कर सकता है जब वेव जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ये भी क्या है, एक टाइप का डिस्टेंस ही हुआ। तो इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, अगेन मीटर में। ओके, नाउ थर्ड थिंग, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो एक वेव को यानी एक क्रेस्ट को और एक ट्रफ को जाने में कितना टाइम लगता है उसे हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। किसी भी जो चीजें रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं उनको एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड कितने टाइम में घूमता है, 365 डेज में, तो वो उसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। नाउ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, जब हम लोग स्टूडेंट्स बस स्टॉप पे जाते हैं तो हम लोगों ने काफ़ी बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ से बसेस का फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है, यानी क्या कि यहाँ से लगातार बसेस आती जाती रहती हैं, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितने बार एक क्रेस्ट और एक ट्रफ पूरा का पूरा जा रहा है, यानी अगर मैं एक सेकेंड का टाइम देती हूँ तो उसमें कितनी वेव्स एक बार में पास हो सकती हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। सपोज एक सेकेंड में 5 क्रेस्ट और 5 ट्रफ, ये क्या हो गया, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ये दूसरा क्रेस्ट दूसरा ट्रफ, ये तीसरा क्रेस्ट तीसरा ट्रफ। अगर एक सेकेंड में इतना पूरा वेव पास हो जाता है मीडियम से या एक पार्टिकल से, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, करेक्ट। एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे बोथ आर इनवर्स। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से और टाइम पीरियड को टी से, कैपिटल टी से, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल टी, या फिर t is equal to 1 by nu। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेव पैरामीटर्स। हम लोगों ने क्या क्या सीखा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा कि साउंड क्या है, साउंड इज एनर्जी जो कि किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से। दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने कि जो साउंड है वो कैसे प्रोपोगेट करता है, वेव की तरह, और उसमें भी साउंड कैसा वेव है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड दैट टू इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो इट इज propagated in form of compression and rarefaction, और जिसके कितने कई सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बेसिक पैरामीटर्स की बात की है, क्या, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो इनकी मदद से जो वेव होती है वो अलग अलग हम लोगों को देखने को मिलती है। जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ अलग है, लेकिन अगर यहाँ पर मेरी कोई दूसरी फ्रेंड आकर के बोलेगी तो उसकी आवाज़ कैसी रहेगी, अलग रहेगी। अगर कोई तीसरा बंदा आके बोलेगा तो उसकी आवाज़ अलग रहेगी। ये अलग अलग आवाज़ें हम लोगों को क्यों आती हैं, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन दीज पैरामीटर्स। अगर कोई एक सिंगर किसी सॉन्ग को गाता है तो हमको उसी सिंगर की आवाज़ में वो गाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई दूसरा उसको गाता है तो हम लोगों को उसका आवाज़ वो गाने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उसी फ्रीक्वेंसी की, उसी सारी चीज़ों की आदत पड़ जाती है उस सॉन्ग को लेकर के, ठीक है। तो इसकी इन पैरामीटर्स की वजह से जो साउंड है वो क्या करता है, डिफर कर जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीजें आप लोगों को होप समझ में आई होंगी। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसा कि हम लोगों ने लाइट के केस में पढ़ा था कि लाइट बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसी तरीके से साउंड भी जो है हमारा वो क्या करता है, बाउंस बैक करता है। अगर मैं एक वॉल पे एक बॉल को मारूं, एक स्पंज बॉल को तेज से फेंकूं वॉल पे, तो क्या होगा, वो बॉल बाउंस बैक करेगा। तो उसी तरीके से साउंड क्या करता है, वापस पलट करके आता है। अगर यहाँ पे कोई वॉल है या कोई लिक्विड सरफेस है, तो अगर वहां पे साउंड स्ट्राइक करता है तो वो वापस क्या करेगा, हमारे पास पलट करके आएगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स लाइट के केस में पढ़ा था कि यहाँ पर अगर कोई एक सरफेस है, यहाँ पर से इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या बनता था स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो नॉर्मल बनता था। ओके, नॉर्मल इज व्हाट, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइट के केस में क्या पढ़ा था कि ये जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होंगे, दोनों भी इक्वल होंगे। तो उसी तरीके से साउंड में भी क्या होता है, ये दोनों एंगल्स नॉर्मल से अगर मेजर किए जाएं तो इक्वल होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये जो तीनों चीजें हैं दे लाई इन अ सेम प्लेन, वो लोग एक ही प्लेन में आते हैं। तो साउंड के केस में ये वाला भी जो पैरामीटर है वो भी चेक मार्क करते हैं हम लोग। यानी बेसिकली जो जो चीजें हम लोगों ने लाइट के केस में पढ़ी थी, वही चीजें हम लोगों को साउंड के केस में कॉपी पेस्ट करनी है। ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, जब भी किसी सरफेस पे साउंड टकराएगा जा करके वो बाउंस बैक करेगा, एज सिंपल। ठीक है, और दूसरा एक चीज हम लोगों को स्टडी करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्या हमारी हियरिंग रेंज क्या है। अगर कोई भी एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है और उसके कारण साउंड आ रहा है हम लोगों के पास, तो क्या सारे साउंड ह्यूमन सुन सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। हम लोगों की भी एक पर्टिकुलर हियरिंग रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर की अगर फ्रीक्वेंसी हो तो ही हम लोग उसको सुन सकते हैं, तो ही हमारे कान उस चीज को सेंस कर सकते हैं। ओके, और वो रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज है बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम, जिनके ऊपर से हम लोगों ने ये चीज आई हुई है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XZ से। इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इस रेंज के अंदर का कोई भी फ्रीक्वेंसी है तो वो हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। अगर इससे कम हुई फ्रीक्वेंसी तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, अगर इससे ज्यादा हुई, इससे एक्सीड करती है वैल्यू, तो भी हम लोग नहीं सेंस कर पाएंगे, तो भी हम लोग उसको नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, इससे जो कम वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक टर्म यूज करनी है। क्या टर्म होगी वो? इंफ्रासोनिक। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी जाती है कोई भी तो उसको हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक। अगर 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से 20 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। इन फ्रीक्वेंसी को और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। Why? Because our hearing range is only 20 hertz to 20,000 hertz। ठीक है, इनका भी अब कई सारे फील्ड्स में जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, और ये एप्लीकेशन स्टूडेंट हम लोग इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं शूट करूँगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो होप आप लोगों को स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज का ये जो साउंड का चैप्टर था ये समझ में आएगा। बेसिकली स्टूडेंट्स नाइन्थ फिजिक्स में बात की जाए अगर, तो साउंड मेरे ख्याल से सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ रखी हैं मोशन में, काइनेमेटिकल इक्वेशन, फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जब आप समझ सकते हो तो साउंड आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी देर भी उसको एक
पढ़ लोगे ना, अगर थोड़ी देर आप ये वीडियो लेक्चर देख लोगे या फॉरवर्ड कर करके भी देख लोगे ना, तो भी आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर आपको ये चैप्टर डायरेक्टली एग्जाम के वक्त ही उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, बीच में आप लोगों को रिविजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ साउंड स्टूडेंट्स। हम लोग इसके आगे के जो एप्लीकेशंस हैं, अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, सोनार यानी क्या होता है, हमारे ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो साउंड से रिलेटेड हम लोगों को न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारा स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, तो इस वीडियो को भर भर के लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करते रहो।